प्लीज लेट मी नो। मेरी आवाज आ रही है अब तक? ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री। ओके। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, सो प्लीज लेट मी नो। इस स्क्रीन यहाँ पे आपको विजिबल है या नहीं? ओके। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, तो हम देख रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा हम देख रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये चैप्टर। ठीक है, तो जैसा हम हर लेक्चर में करते हैं, लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने अब तक क्या क्या देखा हिस्ट्री में, क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हमने पहले हिस्ट्री का सिलेबस देखा, राइट? और उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ी। उसमें है एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो समझे जाते हैं वो है जो हमारा कॉलोनाइजेशन का पीरियड था वो। ठीक है, तो इसके बाद हमने चालू किया था चैप्टर जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियंस का आगमन, ये इस हमारे चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे शुरुआत में हमने देखा कि यूरोपियंस ने दुनिया में राज क्यों किया, उसके कुछ रीजन्स हमने समझे। पीरियड ऑफ रेनेसांस, सोशल चेंजेस, मॉडर्न थिंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई किस प्रकार से, वो हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में ट्रेड का जो फैक्टर है इंडिया और यूरोप के बीच में, वो किस प्रकार से चलता था वो हमने देखा। हमने देखा कि पहले जो मैप की मदद से हमने ये समझने की कोशिश की कि इंडिया और यूरोप के बीच में किस प्रकार से व्यापार चलता था, राइट? इंडिया और यूरोप के बीच में अरेबिया से जाता था व्यापार यूरोप तक। ठीक है, बीच में आते थे अरब ट्रेडर्स। और जब यहाँ पे 1453 में क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे ये रेड सर्कल किया है, वहां पे ऑटोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। बाइजेंटाइन एम्पायर को वहां पे कोलैप्स हो गया और वहां पे ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल कौन सी सिटी है? आपके लिए ये सवाल है मेरा आज का पहला। कॉन्स्टेंटिनोपल जिस हम सिटी की बात कर रहे हैं वो अभी कौन से कंट्री में है और उसका आज नाम क्या है? संकल्प से ग्रीस, दैट्स रॉन्ग आंसर। कॉन्स्टेंटिनोपल, यस, टर्की। टर्की की कौन सी सिटी है? वेरी गुड, इस्तांबुल। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टेंटिनोपल इज टुडे इस्तांबुल। ठीक है, जो टर्की की आज की सिटी है इस्तांबुल, वो है। ओके। आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप मैप में, गूगल मैप में जाकर इस्तांबुल को मैप में ठीक से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जोग्राफिकल पोजीशन क्या है इस्तांबुल की। ठीक है, बेसिकली यूरोप और एशिया के बीच में वो सिटी पड़ती है। ओके। तो ये यहाँ पे इवेंट हुआ, इसके बाद एटोमन टर्क्स ने यूरोपियंस का रोड टुवर्ड्स इंडिया ब्लॉक कर दिया और उसकी वजह से यूरोप में इंडिया तक जाने के लिए एक नए रास्ते की खोज करने की यहाँ पे शुरुआत हुई। ठीक है, और यहाँ पे सी वॉयजेस निकलने लगे। ठीक है, और उसमें मतलब समुंदर के रास्ते इंडिया को ढूंढने की कोशिश करना यहाँ पे चालू हुआ। कोलंबस भी थे, वास्को द गामा, बहुत सारे जो पायलट थे नेवी के, जो सफर करने वाले और जो समुंदर के जो
जहाजी थे, ठीक है। तो बहुत सारे यूरोपियंस ने यहाँ पे जहाज बनाकर नए नए रास्ते खोज करने की तलाश चालू कर दी। और इसके पीछे एक और रीजन क्या था, एक तो यूरोप में उस टाइम पे हो रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो यूरोप में उस टाइम पे हुआ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बीच में यूरोप में मॉडर्नाइजेशन हुआ था, विचारों का मॉडर्नाइजेशन हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो ऑब्वियसली वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से वहां का जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज हो गया था, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो गया तो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा कमोडिटीज का प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। और उसी की वजह से लोगों के पास इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आया, तो लोगों के पास इकोनॉमिक वेल्थ भी आई। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोगों के पास वेल्थ आती है, पैसा आता है, तो लोग पैसा खर्चना चाहते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजों की लोग डिमांड करते हैं। जब डिमांड बढ़ी तब यूरोपियंस को व्यापार के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां निर्माण हो गई और उन्हें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाकर नई नई एरियाज ढूंढकर वहां से प्रॉफिटेबल ट्रेड की जरूरत उन्हें महसूस हुई, ठीक है। और उसी टाइम पे यूरोप में क्या हुआ था कि अलग अलग कंट्रीज में पूरे दुनिया में जाकर अलग अलग एरियाज को ढूंढकर एक स्पिरिट लोगों के मन में एक स्पिरिट डेवलप हो चुका था, ऐसे सफर पे निकलने के लिए एक एडवेंचर स्पिरिट वहां पे लोगों के मन में डेवलप हो चुका था। और उसकी वजह से वो एक रीजन, और जो कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, ऐसे वो एक रीजन, उसकी वजह से पोर्तुगीज पहले इंडिया तक पहुंचे। किस प्रकार से पहुंचे, वास्को द गामा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बार वास्को द गामा 1498 में इंडिया में पहुंचा, राइट। ओके। तो 1498 में पहली बार यूरोपियंस इंडिया में आए आफ्टर द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। सॉरी, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद पोर्तुगीज इंडिया में आए और उन्होंने गोवा को जब कैप्चर किया, तो गोवा वाज द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी which is captured by Europeans after the Alexander the Great. ओके। तो यहाँ पे पोर्तुगीज किस प्रकार से आए, वहां पे उन्होंने जैमोरिन ने किस प्रकार से वेलकम किया, फिर उसके बाद जैमोरिन का और उसका क्लैशेस होने लगे। फिर अरब ट्रेडर के साथ पोर्तुगीज के बहुत बड़ी दुश्मनी थी, राइट। तो अरब्स के साथ उनके किस प्रकार से वॉर हुए, राइट। तो ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि पोर्तुगीज ने यहाँ पे इंडिया में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन उनका यहाँ पे बसाना चालू किया। तो वास्को द गामा देखा हमने। उसके बाद में हमने देखा फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये था पहला गवर्नर। फ्रांसिस डी अल्मीडा था पहला, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था पहला गवर्नर विच इज अपॉइंटेड बाय द पोर्तुगीज किंग टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। तो 1505 से लेकर 1509 तक वो वहां पर रहा। उसके बाद था अल्फांसो डी अल्बकर्क। तो अल्बकर्क अल्मीडा के बाद यहाँ पे गवर्नर बना। तो उसने ही कंसिडर्ड टू बी एज ए रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। उसने क्या किया, बीजापुर का जो राजा था, सुल्तान था, उससे गोवा को कैप्चर कर लिया। उसके बाद में आगे जाकर कौन सा जो गवर्नर बना वो था नीनो दा कुन्हा, ठीक है। तो उसने भी बहुत सारे बदलाव किए, दीव और दमन को भी कैप्चर कर लिया। और जो कोचीन, कन्नूर, ये सारी टेरिटरी तो पहले ही पोर्तुगीज लोगों के अंडर थी। उसके बाद में दमन दीव को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया। उनकी कैपिटल कोचीन से शिफ्ट करके गोवा कर दी गई। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। ये तीन हमने गवर्नर्स देखे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्चुगीज। जब पोर्चुगीज इंडिया में आए तो उन्हें यहाँ पे किस प्रकार से फेवरेबल कंडीशंस मिली, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत जल्दी अपना साम्राज्य स्थापन करना शुरू किया था। तो बेसिकली क्या रीजन थे, तो पहला तो ये रीजन था कि कोई भी पावरफुल रूलर यहाँ पे पोर्तुगीज को अपोज करने के लिए नहीं था, ठीक है। साउथ इंडिया में जो किंगडम्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। साउथ इंडिया का तो डेक्कन का सबसे बड़ा किंगडम था बहामनी किंगडम, उस टाइम पे वो भी टूट चुका था 3 किंगडम्स में, ठीक है। तो गुजरात का रूलर था वही जो मतलब गुजरात का रूलर छोड़ के कोई भी यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों को डायरेक्टली बहुत बड़ा खतरा कोई नहीं था इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में भी क्या हुआ था कि वहां पे टसल चल रहा था, पावर टसल चल रहा था, तो वहां पे भी उन्होंने पोर्तुगीज को इग्नोर किया।
ओके, और उसके बाद में एक और जो चीज पोर्तुगीज लोगों को फेवरेबल क्या बनी कि जो नेवी थी, जो सी में डोमिनेंस था वो पोर्तुगीज का बहुत अच्छी तरह से बना रहा, क्योंकि सी में किसी के पास भी इतनी पावरफुल नेवी नहीं थी, अरब लोगों के पास भी नहीं थी। बेसिकली अरब लोगों के पास थी, लेकिन उस टाइम पे पोर्तुगीज ने एक अपर हैंड उनपे बना लिया था इन टर्म्स ऑफ नेवी, क्योंकि उनकी नेवी जो थी, उनके जो जहाज थे उनपे कैनन्स भी लगे हुए थे। और उस टाइम पे जो टिम्बर, जो लकड़ी लगती है जहाज बनाने के लिए, वो बहुत, उसकी बहुत कमी हो रही थी अ, अरब लोगों को, इसलिए वो अच्छे जहाज नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया किस प्रकार से था, राइट। मतलब उनके जो गवर्नर्स थे या फिर जो कोई भी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले थे वो किस प्रकार से लोग थे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि पोर्तुगीज रिलीजियस पॉलिसी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि जो पोर्तुगीज थे वो बहुत ही ज्यादा हेट करते थे मुस्लिम्स को। उसके दो रीजंस थे, एक तो अरब्स की वजह से, क्योंकि अरब्स उनके दुश्मन थे और अरब्स ऑब्वियसली मुस्लिम थे। और दूसरा जो रीजन था वो ये था कि यूरोप में उस टाइम पे एटमन टर्क्स ने बेंजाइंटाइन एम्पायर को खत्म करके, एटमन टर्क्स बेसिकली मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने भी वहां पे जो क्रिश्चियन टेरिटरी थी वो उसको कैप्चर कर लिया था, और वहां पे एक रिलीजियस होली वॉर चल रहा था उस टाइम पे, तो उसका भी प्रभाव था। तो इसीलिए यहाँ पे जब पोर्तुगीज आए तो उन्होंने मुस्लिम्स को परसिक्यूट करना चालू कर दिया, और उनकी रिलीजियस पॉलिसीज भी बहुत ही ज्यादा हार्श थी। वो लोगों को कन्वर्ट करते थे, उनको बहुत परसिक्यूट करते थे और एट्रोसिटीज करते थे यहाँ के मुस्लिम। तो पहले तो जब वो इंडिया में आए तब उन्होंने जो उनकी जो पॉलिसीज थी टुवर्ड्स हिंदूज वो थी टॉलरेट थी, लिबरल थी। हिंदूज को वो ज्यादा परेशान नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदूज को भी परसिक्यूट करना चालू कर दिया, राइट। ओके, हावेवर इसके बाद भी ये सब चीजें चल रही थी गोवा के आसपास, पोर्तुगीज टेरिटरी में परसिक्यूशन हो रहा था मुस्लिम्स का और हिंदूज का। उसके बावजूद यहाँ पे जो मुगल एम्परर बना था अकबर, अकबर ने यहाँ पे क्या किया कि उसे जो अलग अलग धर्म थे, रिलीजन थे, उनके बारे में उसे क्यूरियोसिटी थी, इसलिए उसने क्या किया कि बहुत ही हम्बल तरीके से पोर्तुगीज जो प्रीस्ट थे उनको इनवाइट किया अपने दरबार में, और उनसे क्रिश्चियनिटी के बारे में सीखने के लिए, क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में अध्ययन करने के लिए अकबर ने दो प्रीस्ट बुला लिए गोवा से। तो गोवा के चर्च से दो जीशूट चर्च प्रीस्ट गए अकबर के दरबार में। तो उन्हें ऐसा लगा कि अकबर को इंटरेस्ट है क्रिश्चियनिटी में, तो हम शायद उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाए, मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तो उनके एक हाथ में था पैसा और दूसरे हाथ में था बाइबल। ऐसा कहा जाता है कि पोर्तुगीज के बारे में बहुत ही मशहूर ये कहावत है कि पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तो उनके एक हाथ में था पैसा, ट्रेड। तो पैसा इंडिकेट करता है ट्रेड को, और बाइबल, बाइबल मतलब क्रिश्चियनिटी का प्रसार करना, ये उनका लक्ष्य था। ठीक है, तो इसी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि अकबर और उसके सारे दरबारियों को हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो एक के बाद एक ऐसे दो तीन यहाँ पे जो मीटिंग्स हुई क्रिश्चियन प्रीस्ट और मुगल दरबार दरबार में उनको जगह दी गई। ठीक है, अकबर के बाद उसका बेटा जो सलीम था, जहांगीर भी कहा जाता है, उसने भी क्या किया, उसने अपने फादर की लेगेसी है उसको क्या किया, फादर की जो लेगेसी थी उसको डिनाई किया, और पोर्तुगीज को यहाँ पे आ, उनका जो दरबार में वो स्थान था उसे क्या डिनाई कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में जहांगीर ने अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करते हुए लाहौर में जो क्रिश्चियन का जो आ, उनका जो चर्च था उसे रिन्यू करने की परमिशन दे दी, और वहां पे नया चर्च बनाने की भी परमिशन दी। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा था इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमने पढ़ा था रिलीजियस पॉलिसीज, इस पॉइंट तक हमने
लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके आगे हम अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि पोर्तुगीज की रिलीजियस पॉलिसी किस प्रकार से थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पोर्तुगीज, उन्होंने जो मुगल दरबार में उनको एक सिग्निफिकेंट स्थान मिला था, वो किस प्रकार से उनका जो फेवर था, हाउ पोर्तुगीज लॉस्ट फेवर विद द मुगल्स, ठीक है। तो मुगलों से पोर्तुगीज ने बहुत सारे फेवर्स हासिल किए थे, ठीक है। उनसे बहुत सारी परमिशन हासिल की थी व्यापार करने के लिए, व्यापार में बहुत सारी उनको रियायतें दी गई थी। और ये सारी जो चीजें है, पोर्तुगीज मुगल्स जो थे वो उन पे इतने मेहरबान थे, तो ये जो फेवर था वो पोर्चुगीज ने किस प्रकार से लूज किया, ये हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है। पोर्चुगीज लोगों का डिक्लाइन किस प्रकार से इंडिया में हुआ, और उनका यहाँ पे ओवरऑल जो उनका इंडिया में उसने जितने भी साल यहाँ पे बिताए, तो इंडिया पे उसका क्या असर पड़ा, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और प्रोबेबली आज हमारा जो पोर्चुगीज जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो हमको सारे यूरोपियंस को पढ़ना है, तो हम आज पोर्चुगीज हम शायद खत्म कर पाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे डच। उसके बाद में हम ब्रिटिशर्स चालू करेंगे, ब्रिटिशर्स किस प्रकार से आए, और उसके बाद फ्रेंच, ठीक है। तो इन सारे यूरोपियंस को हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ पोर्चुगीज लॉस्ट फेवर विद दी लूज फेवर विद दी मुगल्स। तो हम देख रहे थे कि 1498 में यहाँ पे पहली बार पोर्चुगीज इंडिया में आए, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, उन्होंने अपना ट्रेड इस्टेब्लिश किया, राइट, उन्होंने यहाँ पे एरियाज कैप्चर किए। तो अभी 100 साल का यहाँ पे पीरियड बीत चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अकबर ने पोर्तुगीज प्रीस्ट को अपने दरबार में भी बुला लिया था, ठीक है, उनका स्वागत भी किया था। ये कब हुआ था? 1483 1580 में, ठीक है। मतलब 1498 में पहली बार पोर्तुगीज आए, लगभग 1500 में, और 80 साल बाद यहाँ पे अकबर के दरबार में उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया, और ये सिलसिला चलता रहा आगे के 20 साल तक, ठीक है। मतलब अच्छे रिश्ते सिग्निफिकेंटली यहाँ पे अच्छे थे पोर्तुगीज लोगों के मुगलों के साथ। लेकिन 1608 में क्या हुआ, चीजें बदल गई, क्योंकि वहां पे एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझनी ये है कि पोर्तुगीज लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे अपनी कॉलोनीज जरूर बसाई, लेकिन जो पोर्तुगीज जो यूरोपियंस थे, उन्होंने उनके बीच में बहुत सारी राइवलरीज थी, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स हो गए, या फिर पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ये सारे आपस में बहुत लड़ते थे अलग अलग कॉलोनीज को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट उस टाइम पे कंट्री था, तो इंडिया में अपना डोमिनेंस जमाने के लिए ये सारे यूरोपियंस आपस में बहुत लड़े थे, ठीक है। और लास्ट में जाकर ब्रिटिशर्स विक्टोरियस साबित हुए, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन पोर्चुगीज भी उस रेस में थे। हालांकि पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज लोगों को ओवरटेक करके उनको हरा के यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया अपने साम्राज्य उसमें खड़ा करने में वो सफल रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने ये 100 साल का पीरियड पढ़ा, जब पोर्चुगीज पहली बार इंडिया में आए थे 1498 में, और 1608 में क्या हुआ कि आया कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस विथ हिज शिप हेक्टर रीच्ड सूरत। अब ये कैप्टन हॉकिंस कौन है? कैप्टन हॉकिंस है ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। नाउ इन 1608 कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस विथ हिज शिप हेक्टर रीच्ड सूरत, ठीक है, गुजरात के कोस्ट पे वो आया। He brought with him a letter from James I, King of England, to the Mughal court of Jahangir, requesting permission to do business in India. ठीक है। तो बेसिकली कैप्टन हॉकिंस आया था एक लेटर लेके। वो लेटर किसका था? वो लेटर था जो ब्रिटिश किंग था जेम्स वन, उसका लेटर था। तो उस लेटर में क्या लिखा था कि जेम्स वन ने यहाँ पे मुगल एम्पर से
उसे लेटर में ये कहा था कि आप हमें परमिशन दीजिए इंडिया में व्यापार करने के लिए, ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया। फादर पेनिरो and the Portuguese authority did their best to prevent Hawkins from reaching the Mughal court but did not succeed। ठीक है, अभी उस टाइम पे मुगल दरबार में, मैंने जैसे आपको बताया कि उस टाइम पे मुगल दरबार में जो पोर्तुगीज प्रीस्ट थे वो पहले से ही थे, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था, उनको दरबार में जगह दी गई थी राजा अकबर की, बादशाह अकबर की तरफ से। बाद में जहांगीर ने भी उनको अपने दरबार में रखा था। तो जब हॉकिंस जब आया तब यहाँ पे क्या हुआ कि पोर्चुगीज बहुत अस्वस्थ हो गए। तो वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे व्यापार में उनका कोई हिस्सेदारी हो इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, उन्होंने बहुत प्रयास किए, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है उसको मुगलों तक पहुंचने न देने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, ठीक है। तो फादर पेनिरो ये कौन थे, वो वहां पे प्रीस्ट थे। एंड द पोर्चुगीज अथॉरिटीज डिड देयर बेस्ट टू प्रिवेंट हॉकिंस फ्रॉम रीचिंग द मुगल कोर्ट बट डिड नॉट सक्सीड। लेकिन फाइनली हॉकिंस जो हॉकिंस था वो दिल्ली में मुगल कोर्ट में पहुंच ही गया। जहांगीर एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स Hawkins bought for him and gave Hawkins a very favorable reception in 1609। ओके, तो जब हॉकिंस यहाँ पे मुगल दरबार में आया तो जो मुगल एम्परर था उसने ना सिर्फ हॉकिंस के गिफ्ट एक्सेप्ट किए बल्कि उसने कैप्टन हॉकिंस को बहुत बड़ा रिसेप्शन भी दिया, ठीक है। एज हॉकिंस न्यू द टर्की लैंग्वेज वेल ही conversed with the emperor in that language without the aid of an interpreter। Pleased with the Hawkins, Jahangir appointed him as a Mansabdar of 400 at a salary of rupees 30,000। ओके, तो यहाँ पे जब हॉकिंस आया तो उसने बहुत एक डिप्लोमेटिक तरीके से अप्रोच किया मुगल बादशाह को। तो जो हॉकिंस था उसे आती थी टर्की लैंग्वेज, ठीक है, उसे टर्किश लैंग्वेज बोलना आती थी। और जो मुगल एम्परर थे बेसिकली वो टर्किश एंसेस्ट्री से है, ठीक है, उनके जो रूट्स है वो बेसिकली टर्की से, क्योंकि बाबर जो था वो टर्किश था। और जो मुगल एम्परर है, जो मुगल सल्तनत थी उसका जो फाउंडर बाबर ही था, ठीक है। तो बेसिकली जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए, मुगल बादशाह उस टाइम पे जहांगीर थे, तो उन्होंने क्या किया, कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया कि जहांगीर बादशाह से उसने बात की टर्की लैंग्वेज में। तो बादशाह तो बहुत बड़ा खुश हो गया क्योंकि ये यूरोपियंस को टर्की लैंग्वेज में बात करते हुए उसने जब सुना तो उसे बहुत अच्छा हुआ। मतलब कैप्टन हॉकिंस ने विदाउट इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेट करने वाले होते हैं लैंग्वेज को, उनके बिना डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्स किया जहांगीर के साथ, और इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ। तो उसने हॉकिंस को अपॉइंट किया एज ए मनसबदार ऑफ 400 एट ए सैलरी ऑफ 30,000, ठीक है। तो 30,000 की सैलरी पर उस टाइम पे, ठीक है, 30,000 की सैलरी पर उसे रखा एंड उसे मनसबदार बना दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेलकम हुआ हॉकिंस का। द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग द फैसिलिटीज टू द इंग्लिश ऑफेंडेड द पोर्चुगीज। अब ये सब चीजें जब हो रही थी, हॉकिंस को इतना सारा रिसेप्शन मिल रहा था, उसे मनसबदार भी बना दिया, तो ये सब सारी चीजें हो रही थी, तो पोर्चुगीज देख रहे थे ये सब चीजें, तो उन्हें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। अब क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो यूरोपियंस थे वो आपस में इनकी बहुत बड़ी राइवलरी थी, ठीक है, वो उनका आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि सारे यूरोपियंस को मोनोपोली चाहिए थी व्यापार में, और कोई भी किसी को भी टॉलरेट नहीं कर सकता था व्यापार में, ठीक है। तो इसीलिए पोर्चुगीज Portuguese gets offended by the grant of trading facilities to the English. However, after negotiations, a truce was established between Portuguese and the Mughal emperor. The Portuguese stopped the English ships from entering the port of Surat. A baffled Hawkins left the Mughal court in 1611, unable to counter the Portuguese entry or check the vassalities Mughal policies.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोर्चुगीज बहुत ही परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह को अप्रोच किया और मुगल बादशाह को ये कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, और जो आप लोग ये जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स है उनको जो इतनी रियायतें दे रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम आपस में एक ट्रस्ट कर लेते हैं, एक यहाँ पे करार कर लेते हैं कि व्यापार में, कि इसके तहत आप ब्रिटिशर्स को इंडिया में व्यापार करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है। तो वहां पे एक करार हो गया ब्रिटिश और सॉरी पोर्चुगीज और मुगलों के बीच में, और उसके तहत यहाँ पे मुगल एम्परर पोर्चुगीज स्टॉप द इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। तो इसके बाद में यहाँ पे पोर्चुगीज ने क्या किया, जो इंग्लिश शिप्स है उनको सूरत में आने से रोक लिया। और इसके बाद में जो विलियम हॉकिंस था वो बहुत ही परेशान हो गया वो, और उसने जो मुगल कोर्ट था वो छोड़ दिया। ठीक है, मतलब उसे जो मनसबदार अपॉइंट किया गया था वो उसने वो रिजाइन कर दिया और छोड़ के चला गया। अनेबल टू काउंटर द पोर्चुगीज इंट्रिग्स और चेक द vacillating Mughal policies. However, in the November 1612, the English ship Dragon under the Captain Best, along with a little ship Ossender, successfully fought a Portuguese fleet. Jahangir, who had no navy worth its name, learned of the English success and was greatly impressed. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पोर्चुगीज और मुगलों के बीच में यहाँ पे एक ट्रस्ट हो गया, एक करार हो गया कि हम इनको आने नहीं देंगे कुछ भी करके, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को सूरत में। ठीक है, मतलब बेसिकली इंडिया में। तो सूरत में जो शिप्स आ रही थी हॉकिंस की, उसको यहाँ पे रोक दिया गया और उनको आने से यहाँ पे मना कर दिया। तो पहले तो हॉकिंस ने इतना इम्प्रेस किया था जहांगीर को, तो बेसिकली उसने वो छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और चला गया। लेकिन उसके बाद भी 1612 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शिप था जिसका नाम था ड्रैगन, और वो उसका जो कैप्टन था वो था कैप्टन बेस्ट, उसने क्या किया, सक्सेसफुली जो पोर्चुगीज शिप्स थे उनको हरा दिया। ठीक है, उस बैटल में उसने पोर्चुगीज को हरा दिया और वो गुजरात के कोस्ट पे वहां पे आने में सक्सेसफुल रहा। तो इससे जहांगीर फिर से इंप्रेस हो गया, क्योंकि जहांगीर के पास तो कोई नेवी नहीं थी। ठीक है, तो द पोर्चुगीज एक्ट ऑफ पायरेसी ऑल्सो रिजल्टेड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द इंपेरियल मुगल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो पोर्चुगीज लोगों का इंप्रेशन था वो दिन ब दिन डाउन होता गया मुगलों की नजर में, और ब्रिटिशर्स का जो इंप्रेशन था वो दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता चल रहा था मुगलों की नजर में। Also, Portuguese act of piracy also resulted in a conflict with the imperial Mughal government. In 1613, the Portuguese offended Jahangir by capturing Mughal ships, imprisoning many Muslims, and plundering the cargoes. An enraged Jahangir ordered Mukarrab Khan, who was then in charge of Surat, to obtain compensation. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक और जो चीज थी जो मुगलों और पोर्चुगीज के बीच में एक अच्छी नहीं थी, वो थी पोर्चुगीज लोगों की एक्ट ऑफ पायरेसी। ठीक है, पायरेसी का क्या मतलब है कि व्यापार में धोखाधड़ी करते थे वो लोग, कि करप्शन करके एक व्यापार में वो लोगों को फंसाते थे बेसिकली। ठीक है, मतलब स्कैम वगैरह करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन 1613 में पोर्चुगीज ऑफेंडेड जहांगीर बाय कैप्चरिंग मुगल शिप्स। तो वो क्या करते थे कि जो शिप्स रहते थे समंदर में, उनको क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे और उनको लूट लेते थे। ठीक है, पोर्चुगीज। तो इससे क्या हुआ कि मुगल एम्परर एक दिन उन्होंने क्या किया, 1613 में जो पोर्चुगीज था, पोर्चुगीज ने जहांगीर मुगल बादशाह के जो शिप्स थे उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया, लूट लिया, और बहुत सारे मुस्लिम्स तो जो थे उस शिप पे उनको कैप्चर कर लिया, उनको स्लॉटर किया। उसके बाद में जो कार्गोस था उसमें जो जो भी सामान उसमें लदा हुआ था उस शिप में, वो सारा लूट लिया। तो इसके बाद जो जहांगीर जो बादशाह था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, और उसने क्या किया, उसने मुकरब खान
जो उस टाइम पे गुजरात का वहां पे उसका सेनापति था जहांगीर का, उसे एक ऑर्डर दिया कि आप कंपेंसेशन यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों से ले लीजिए इस घटना का, ठीक है। However, it was during the region of Shah Jahan that the advantages which the Portuguese enjoyed in the Mughal court were lost forever. तो इस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये पोर्चुगीज लोगों की ये जो हरकतें थी लूटा लूट की या फिर पायरेसी की, तो इस वजह से जो मुगल कोर्ट में राजा के जो राजा था वो गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और फाइनली जहांगीर जो बादशाह था उसके बाद में, जहांगीर बादशाह के बाद में जो बादशाह आया शाहजहां, तो शाहजहां के टाइम पे पूरा का पूरा जो एडवांटेज था पोर्चुगीज लोगों को मुगल एम्पायर में जो वो पोजीशन एंजॉय करते थे, वो पूरी तरह से वो फेवर लॉस्ट कर बैठे वो। ऑल्सो लॉस्ट वेयर द होप्स ऑफ कन्वर्टिंग द रॉयल फैमिली एंड मुगल इंडिया टू क्रिश्चियनिटी। और उसी के साथ जो पोर्तुगीज लोगों के होप्स थे कि मुगल बादशाह को वो कन्वर्ट कर पाएंगे क्रिश्चियनिटी में, और वो सारे होप्स भी उनके मिट्टी में मिल गए इस प्रकार से। A hope that Portuguese held because of a welcome accorded to them and their religion by Akbar and Jahangir। तो ये जो होप्स थे ये बिल्ड कैसे कैसे हुए थे, पहली बात तो ये होप्स बिल्ड होने के पीछे रीजन ये था कि अकबर ने और जहांगीर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवहार किया था, और जो प्रीस्ट थे, जो धर्मगुरु थे, क्रिश्चियन धर्मगुरु, उनको अपने दरबार में इनवाइट करके उनको एक जगह भी दी थी। तो पोर्तुगीज लोगों ने जो मुगलों के साथ जो उनका विश्वास था वो किस प्रकार से लूज किया, उसके रीजन हमने अभी देखे। एक तो रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स की एंट्री, ठीक है, ब्रिटिशर्स की एंट्री एक रीजन था। दूसरा रीजन ये रहा कि जो पोर्तुगीज लोगों की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, ठीक है, वो मुस्लिम्स को हेट करते थे और मुस्लिम को बहुत ज्यादा उन्होंने परसिक्यूट किया, ठीक है। ये दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन क्या हुआ, तीसरा रीजन ये हुआ कि जो मुगल्स थे उनके शिप्स को भी यहाँ तक लूटा जाता था पोर्तुगीज लोगों की तरफ से। तो पोर्तुगीज तो जो मुगल्स थे वो तो ऑब्वियसली ऑफेंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उन दोनों के रिलेशंस में दरार पड़ती गई, और फाइनली पोर्तुगीज लॉस्ट द फेवर ऑफ मुगल्स। ओके, नाउ यहाँ पे हमने देख लिया हाउ पोर्चुगीज लॉस्ट फेवर इन मुगल। नाउ let us try to understand the next topic, that is capture of Hooghly। ओके, तो हुगली यहाँ पे एक सिटी है अभी हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, कलकत्ता सॉरी बंगाल के एरिया में, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से कैप्चर किया गया वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी कैप्चर ऑफ हुगली जो था ये भी यहाँ पे एक रीजन रहा पोर्तुगीज लोगों ने किस प्रकार से मुगलों का फेवर यहाँ पे लूज किया, उसका एक ये भी पॉइंट है, ठीक है। तो अभी तो हमने 3 पॉइंट देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस प्रकार से पोर्तुगीज लोगों ने मुगलों को और पोर्तुगीज लोगों के बीच में रिलेशन खराब हुए, उसका एक और जो पॉइंट है वो है कैप्चर ऑफ हुगली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरियल फरमान in 1579 the Portuguese had settled down on a river bank which was a short distance from Sadgaon in Bengal to carry on their trading activities। तो उन्हें एक परमिशन मिली हुई थी पोर्चुगीज को, और उस परमिशन के तहत उन्होंने बंगाल में एक नदी के किनारे अपना एक बसेरा यहाँ पे बसा लिया था ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने के लिए। So over the years, they strengthened their position by constructing big buildings, which led to the migration of the trade from Satgaon to the new port known as Hooghly। तो यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोर्चुगीज लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने वो जो उनको जो जगह मिल गई थी व्यापार करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने के लिए सतगांव में, तो वहां से उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो सेटलमेंट्स थी वहां पे बनाना चालू कर दी। उन्होंने अपनी पोजीशन थी उसको स्ट्रेंथन करना चालू किया, बिग बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया, एंड विच लेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्रेड फ्रॉम सदगांव टू न्यू पोर्ट कॉल्ड हुगली। और वहां से सदगांव से हुगली तक यहाँ पे उनका माइग्रेशन भी होने लगा। दे मोनोपोलाइज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट
built a custom house of their own and started enforcing strictly the levy of duty on tobacco, which had become an important article of trade since its introduction at the beginning of 17th century. तो यहाँ पे पोर्चुगीज ने क्या किया, ना सिर्फ वहां पे हुगली में अपनी सेटलमेंट्स वहां पे बसा ली, बल्कि उन्होंने वहां पे जो साल्ट मैन्युफैक्चर होता था, ठीक है, अभी हुगली क्या है, एक समुद्र के किनारे एक पोर्ट है, तो वहां पे बेसिकली साल्ट का जो मैन्युफैक्चर तैयार होता था, तो वहां का जो साल्ट का व्यापार था उस पर पूरी तरह से अपनी मोनोपोली वहां पे बना ली। और उसके बाद भी उन्होंने जो तंबाकू का जो व्यापार था वहां पे भी अपना इन्फ्लुएंस जमाना चालू कर दिया, और वहां पे उन्होंने स्ट्रिक्टली जो एक टैक्स होता था तंबाकू पे, वो भी वहां पे लोगों से उन्होंने वसूल करना चालू कर दिया। The Portuguese not only made money as traders but also started a cruel slave trade by purchasing or seizing Hindu and Muslim children, whom they bought up as a Christians. तो ये जो पोर्चुगीज थे वो यहाँ पे पैसे कमा रहे थे व्यापार के जरिए, और उसके अलावा उन्होंने पैसे कमाने का एक और जरिया उन्होंने ढूंढ लिया था। वो क्या करते थे, स्लेव ट्रेड, गुलामों का व्यापार भी यहाँ पे करते थे। वो क्या करते थे, परचेस करते थे या फिर सीज कर लेते थे, मतलब कैप्चर कर लेते थे हिंदू और मुस्लिम बच्चों को, और उनको एज ए क्रिश्चियन वो बड़ा करते थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से ही पोर्चुगीज लोगों की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो काफी क्रूअल थी। तो यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने हुगली में भी, जो हमारा ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहां पे भी उन्होंने ये पॉलिसीज जारी रखी। ना सिर्फ उन्होंने वहां पे साल्ट का व्यापार था, वहां पे उन्होंने अपनी पूरी मोनोपोली वहां पे जमा ली, बल्कि उन्होंने वहां पे जो बच्चे थे, मुस्लिम और हिंदू बच्चे थे, उनको कैप्चर करके क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया। इन द कोर्स ऑफ देयर नेफेरियस एक्टिविटीज दे सीज्ड 2 स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज महल। ठीक है, अब ये करते हुए उन्होंने क्या किया, एक दिन कि मुमताज महल की जो दासियां थी, 2 बच्चियां थी उनकी, दासी के रूप में काम करती थी, तो उनको भी यहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब मुमताज महल कौन थी, मुमताज महल थी मुगल एम्पायर की महारानी। ठीक है, ऑन जून 24 1632 मुगल siege of हुगली बिगन, ending in its capture of 3 months later। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप महारानी की जो दासियां है उनको अगर कैप्चर करोगे, उनको आप कैप्चर करके उनको अत्याचार करोगे, उनको किडनैप कर लोगे, तो ऑब्वियसली जो महाराजा है, वो जो एम्पायर है, वो ऑफेंड हो जाएंगे। तो मुगल एम्पायर ने क्या किया कि जो पोर्चुगीज हुगली में थे, हुगली को यहाँ पे कैप्चर करना चालू कर दिया। ओके, तो जून 1632 1632 में यहाँ पे मुगलों ने क्या किया, हुगली को सीज कर लिया, और 3 महीने बाद पूरी तरह से हुगली को वहां पे सीज कर लिया गया। तो वहां पे उस टाइम पे शाहजहां एम्पायर थे मुगलों के। ठीक है, तो शाहजहां ऑर्डर्ड बंगाल गवर्नर कासिम खान टू एक्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पोर्चुगीज। द सीज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू द पोर्चुगीज फ्लीइंग। तो जो वहां पे जो शाहजहां एम्पायर थे दिल्ली में, उन्होंने अपना जो सेनापति था कासिम खान, बंगाल का जो उनका गवर्नर था कासिम खान, उसको क्या किया, उसको ऑर्डर किए कि आप पोर्चुगीज लोगों को यहाँ पे कैप्चर करिए, हुगली को पूरी तरह से कैप्चर कर लिए, अपने कंट्रोल में ले लीजिए। तो यहाँ पे फाइनली मुगल्स suffered loss of 1000 men but also took 400 prisoners to आगरा। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई उसमें 1000 यहाँ पे मुगलों के जो सैनिक थे वो मारे गए, लेकिन जो उन्होंने पूरी तरह से हुगली को कैप्चर कर लिया। 400 जो प्रिजनर्स थे, जो 400 पोर्चुगीज क्रिश्चियन प्रिजनर्स थे, उनको भी कैप्चर कर लिया गया। बाकी के जो बचे कुचे थे वो भाग गए पोर्चुगीज हुगली से। नाउ यहाँ पे जो 400 प्रिजनर्स यहाँ पे कैप्चर किए थे, उनको आगरा लाया गया, तो उनके साथ क्या हुआ। नाउ मुगलों ने भी क्या किया, नाउ प्रिजनर्स वेर ऑफर्ड
द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इस्लाम और बिकम स्लेव्स। तो ये जो 400 प्रिजनर्स यहाँ पे लाए गए थे, तो मुगलों ने भी क्या किया, पोर्चुगीज की तरह उन्होंने भी यहाँ पे उन्हीं की तरह वो जो 400 प्रिजनर्स थे उनको दो ऑप्शन दिए, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लो या तो आप गुलाम बन जाओ। द परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डाइड डाउन ग्रेजुअली। तो इस प्रकार से क्रिश्चियन का परसिक्यूशन भी यहाँ पे मुगलों ने चालू किया। जवाब में क्रिश्चियन पोर्तुगीज जो मुस्लिम के साथ करते थे, उसके जवाब में मुगलों ने भी यहाँ पे क्रिश्चियन जो थे उनके साथ अत्याचार किए। तो ये जो सिलसिला जो था वो कुछ टाइम तक चलता रहा। ओके, तो ये जो रीजंस हमने देखे अभी, ये सारे रीजंस है हाउ पोर्चुगीज लॉस फेवर ऑफ मुगल्स। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि पोर्चुगीज ने किस प्रकार से मुगलों का जो फेवर था वो लूज किया। तो उसका पहला रीजन है ब्रिटिशर्स आए, कैप्टन हॉकिंस आए 1608 में, राइट, और ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई। उसके बाद में एक्ट ऑफ पायरेसी, जो पोर्चुगीज समुद्र में क्या करते थे, दूसरों के शिप्स को लूट लेते थे, ठीक है, करप्शन करते थे, और एक दिन वो ब्रिटिश जो मुगलों के शिप्स थे उनको भी नहीं छोड़ते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुगल बादशाह ऑफेंड हो गए। उसके बाद में जो हुगली का इंसिडेंस हुआ, जो हुगली था वहां पे पोर्चुगीज ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज चालू कर दी, वहां पे सेटलमेंट बसा ली, सेटलमेंट भी बसा ली। लेकिन उसके बाद में उन्होंने वहां पे जो मोनोपोली है, साल्ट जो नमक का व्यापार था उसमें करप्शन करके उस पर मोनोपोली वहां पे हासिल कर ली। और जो टोबैको का व्यापार था उसमें भी लोगों से वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वहां से वसूलने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि वो वहां पे जो छोटे बच्चे थे हिंदू और मुस्लिम, उन बच्चों को कैप्चर करके उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, और इसी की वजह से मुगल बादशाह थे, तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि जो वहां पे जो बेगम थी मुमताज महल, जो एम्पेरर की बादशाह की बेगम थी मुमताज महल, उसकी जो दो दासियां थी उनको भी वहां पे कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद में फाइनली मुगल एम्पायर ने ऑर्डर दिए हुगली को कैप्चर करने के, कासिम खान को, जो वहां पे उस टाइम पे गवर्नर थे मुगल के बंगाल में। तो उन्होंने वहां पे मुगलों पर सॉरी हुगली पर अटैक किया और वहां पे युद्ध हुआ। 1000 लोग यहाँ पे मारे गए मुगलों के, लेकिन उन्होंने 400 प्रिजनर्स भी ले लिए, और उन प्रिजनर्स को आगरा में बाद में ले जाकर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो या फिर गुलाम बन जाओ, इस प्रकार से दो ऑप्शन दिए। और इस प्रकार से हुगली यहाँ पे हाथ से निकल गया पोर्चुगीज लोगों के। तो ये सारे रीजंस रहे मुगलों और पोर्चुगीज लोगों के बीच में जो रिलेशंस खराब होने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ पोर्चुगीज डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज हैज हैपेंड। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अब यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों का धीरे धीरे डिक्लाइन कैसे होने लगा इंडिया में। ठीक है, by the 18th century the Portuguese in India lost their commercial influence, through some of them still carried on trade in their individual capacity and may took to piracy and robbery। तो 18वीं सदी आते आते यहाँ पे क्या हुआ कि पोर्तुगीज जो थे उन्होंने जो इंडिया में जो उनका कमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो उन्होंने लूज कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पोर्चुगीज इंडिया में कब आए थे। पोर्चुगीज इंडिया में आए थे 1498 में। ठीक है, 15वीं सदी में वो आए थे, लेकिन 18वीं सदी आते आते यहाँ पे पोर्चुगीज ने इंडिया में जो भी उनका व्यापारी जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ पे लूज कर दिया। क्यों लूज कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आए, ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई, ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए, और यहाँ पे उनका जो सिस्टम था पोर्चुगीज लोगों का उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे। एक तो फॉल्ट हमने देख लिया कि उनकी रिलीजियस पॉलिसीज ठीक नहीं थी, इसलिए उनके यहाँ पे रिलेशंस अच्छे नहीं थे लोकल रूलर्स के साथ। ठीक है, और वो पायरेसी भी करते थे, लूटा लूट भी करते थे। तो 18वीं सदी आते आते यहाँ पे पोर्चुगीज in India lost their commercial influence, though some of them still carried on trade in their individual capacity and many
took to piracy and robbery. तो पूरा उनका जो इन्फ्लुएंस था, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस, वो खत्म हो रहा था। लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो कुछ पोर्तुगीज थे वो अपनी खुद की कैपेसिटी में यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, और रॉबरी और पायरेसी ये भी उनका धंधा यहाँ पे चल रहा था। In fact, Hooghly was used by some Portuguese as a base of piracy in a Bay of Bengal. A decline of the Portuguese was brought about by a several factor. तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको कहा कि पोर्चुगीज पायरेसी भी कर रहे थे, देन लूट भी कर रहे थे, तो बेसिकली पोर्चुगीज लोगों ने हुगली जो था उसको एक सेंटर यहाँ पे बना लिया था एज ए पायरेसी। The decline of Portuguese was brought about several factors. The local advantage gained by Portuguese in India was reduced with the emergence of powerful dynasties in Egypt, Persia, and North India, and the rise of turbulent Marathas as their immediate neighbors. तो पोर्चुगीज लोगों का यहाँ पे डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन थे। तो उसमें से एक रीजन क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब पोर्चुगीज इंडिया में आए तो उनके पास एक एडवांटेज क्या था कि उनकी जो नेवी थी वो अरबों से पावरफुल थी, और इंडिया में जो भी रूलर्स थे वो यहाँ पे उतने पावरफुल नहीं थे जब वो इंडिया में पोर्चुगीज पहली बार आए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में पावरफुल मुगल्स पावरफुल हो गए, ठीक है, तो वो उनको विरोध करने लगे। और उसके बाद में जो पर्शिया और अरब जो इलाके हैं, ठीक है, पर्शिया जब मैं बोलता हूँ तो आज का ईरान जो कंट्री है, ठीक है, मतलब जो अरब और जो मुस्लिम कंट्री जो थे, जो पोर्चुगीज के पहले से बहुत बड़े दुश्मन थे, वो यहाँ पे क्या हो गए, वो भी पावरफुल होने लगे। तो इसी वजह से the emergence of powerful dynasties in Egypt, Persia, and North India, and the rise of turbulent Marathas as their immediate neighbor. और ये जो जो डायनेस्टीज और ये जो साम्राज्य थे वो तो पावरफुल हो ही चुके थे। जो अरब अरब जो साम्राज्य थे वो पावरफुल हो चुके थे, पर्शिया में अलग अलग साम्राज्य पावरफुल हो चुके थे, नॉर्थ इंडिया में जो मुगल थे वो पावरफुल हो चुके थे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका खतरा था उन्हें, वो था मराठास से, ठीक है। अब पोर्चुगीज लोगों का बेस कौन सा था, उनका जो हेडक्वार्टर था गोवा, और गोवा आपको पता है गोवा है महाराष्ट्र को लग के साउथ में। तो यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों के यहाँ पे जो क्लैशेस थे वो मराठास जो एम्पायर था, मराठा एम्पायर था, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे बिल्ड किया था, तो उनके साथ उनके क्लैशेस होते रहते थे। और मराठास उस टाइम पे बहुत ही एक बड़ी इमर्जिंग पावर थी, और पोर्चुगीज वहां पे उनको मराठाओं का विरोध भी उन्हें सहना पड़ा। The religious policies of Portuguese, such as the activities of the Jesuit, gave rise to political fears. Their antagonism for the Mughals apart, the Portuguese policy of conversion to Christianity made Hindus also resentful. तो एक और यहाँ पे क्या रीजन था, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज। तो पोर्चुगीज लोगों का जो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, उसमें बहुत बड़ा एक रीजन है जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी है वो भी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो उनका जो काम था यहाँ पे, वो क्या करते थे, कन्वर्जन करते थे लोगों का, फोर्सफुल कन्वर्जन करते थे क्रिश्चियनिटी में। तो उससे ना सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम जो रूलर्स थे या फिर मुस्लिम जो थे वो यहाँ पे खफा थे या फिर उनसे नाराज थे या फिर उनसे दुश्मनी हो गई थी, बल्कि यहाँ पे हिंदूज भी जो थे वो भी यहाँ पे पोर्चुगीज से बहुत ही नाराज थे और उनसे परेशान थे। Their dishonest trade practices also evoked a strong reaction. The Portuguese earned a notoriety as a sea pirates. और एक और जो रीजन था वो क्या था, ये जो उनकी रिलीजियस पॉलिसीज थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन उनकी जो लूट और उनकी जो पायरेसी जो चलती थी वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन बनी उनके डिक्लाइन के पीछे, ठीक है। The Portuguese, the arrogant and the violence brought them to the animosity of the rulers of small state and the imperialist Mughals as well. तो उनका जो पोर्चुगीज लोगों का जो एरोगेंस था, एक तो वो जबरदस्ती कन्वर्ट करते थे लोगों को, ऊपर से वो लूट भी करते थे, समुद्र में शिप्स को
पायरेसी भी करते थे, लूटते भी थे समुद्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वजह से उनको जो लोकल रूलर्स थे और मुगल्स जो थे, उनका विरोध यहाँ पे उनको सहना पड़ा। The discovery of Brazil diverted the colonizing activities of the Portugal to the west. तो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा यहाँ पे कि जो ब्राजील जो कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पे भी जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था, तो वैसे ब्राजील में पोर्चुगीज लोगों का साम्राज्य था, ठीक है। ब्राजील जो कॉन्टिनेंट, ब्राजील जो कंट्री है वो डिस्कवर हो चुकी थी पोर्चुगीज लोगों को। तो जो पोर्चुगीज जो किंग था, उसका जो ध्यान था, ठीक है, उनका जो फोकस था वो इंडिया से अब डाइवर्ट हो चुका था ब्राजील में, ठीक है। ये भी उनके इंडिया में जो डिक्लाइन था उसका एक कारण बना। The union of two kingdoms of Spain and Portugal, dragging a smaller kingdom into Spain's war with England and Holland, badly affected the Portuguese monopoly of trade in India. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, पोर्चुगीज ही सिर्फ नहीं थे जो इंडिया में आकर व्यापार करना चाहते थे, बल्कि यहाँ पे अदर जो यूरोपियन नेशंस थे वो भी इंडिया में आकर व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, जब फ्रेंच लोगों की एंट्री हुई, डच लोगों की एंट्री हुई, तो उसके बाद में पोर्चुगीज लोगों को एक हेवी कंपटीशन यहाँ पे सामना करना पड़ा, और उसी की ये भी एक यहाँ पे डिक्लाइन का पोर्चुगीज के कारण बना, ठीक है। The earlier monopoly of the knowledge of the sea route to India held by the Portuguese could not remain a secret forever. Soon enough, the Dutch and the English, who were learning the skills of the ocean navigation, also learnt of it. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक और रीजन क्या था कि जब पहली बार पोर्चुगीज जो थे, उन्होंने उनके पास एक नॉलेज उन्होंने गेन किया था जो सी रूट्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोर्टुगीज जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस, और उनके मन में स्पिरिट था अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जाके वहां पर नए नए कॉन्टिनेंट्स, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का। तो उनको बहुत सारे सी रूट्स के बारे में यहाँ पे मालूम था, ठीक है। तो पहले तो ये जो एडवांटेज था वो सिर्फ पोर्चुगीज लोगों के पास में था कि पोर्चुगीज जो लोग थे सिर्फ वो ही रूट्स जानते थे कि इंडिया तक सी रूट कौन सा है, या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट, या फिर दूसरे जो जगह थे जो अननोन्स थी बाकी यूरोपियंस के लिए, वहां पर जाने का जो रूट्स था, सी रूट्स वगैरह, वो सिर्फ पोर्चुगीज लोगों को पहले मालूम थे। लेकिन ये जो सीक्रेट है वो ज्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रह सका। धीरे धीरे यूरोप के बाकी नेशंस जो थे उनको भी ये सी रूट्स मालूम हो गए, और इसी प्रकार से जो उनकी जो स्किल्स थी वो भी यहाँ पे लर्न की, बाकी जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने लर्न की। द स्किल्स ऑफ ओशन नेविगेशन आल्सो लर्न्ड बाय द अदर यूरोपियंस, ठीक है। एज ए न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज फ्रॉम द यूरोप अराइव्ड इन इंडिया, देयर बिगिन अ फियर्स राइवलरी अमॉन्ग देम। तो यहाँ पे जब बाकी यूरोपियंस इंडिया में जब पहुंचे, तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे राइवलरी उनके बीच में हो गई। इन दिस स्ट्रगल द पोर्चुगीज हैड गिव अवे टू द मोर पावरफुल एंड इंटरप्राइजिंग कंपेटिटर्स, ठीक है। तो ये जो टसल चल रहा था अभी 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 हमको ये समझने की जरूरत है कि पोर्चुगीज इंडिया में आए और धीरे धीरे बाकी के भी यूरोपियंस आए। तो यहाँ पे पोर्चुगीज पहले उनकी जो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, और जो वॉर चल रहा था, इस कंपटीशन जो चल रहा था, धीरे धीरे पोर्चुगीज ने क्या किया, वो जो कंपटीशन है वो लूज करना चालू कर दिया, ठीक है। जो उनके पावरफुल कंपटीटर्स थे उनके साथ वो जो व्यापार का जो कंपटीशन था, इन्फ्लुएंस का जो कंपटीशन था, वो धीरे धीरे वो लूज करने लगे। द डच, इंग्लिश एंड द ग्रेटर रिसोर्सेज and more compulsions to expand overseas, and they overcome the Portuguese resistance. One by one, the Portuguese positions fell to its opponent. तो यहाँ पे धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद जो पोर्चुगीज जो पोजीशंस थे, पोर्चुगीज जो उन्होंने कैप्चर किए गए रीजन्स थे, वो धीरे धीरे उनके जो राइवल्स थे, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, उनके हाथ में धीरे धीरे चले गए।
Goa, which remained with a Portuguese, had lost its importance as a port after the fall of the Vijayanagara Empire, and soon it did not matter whose possession it was. ठीक है, तो पोर्चुगीज लोगों के पास पोर्चुगीज के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जगह थी, वो थी गोवा। ठीक है, लेकिन जो विजयनगर एम्पायर था इंडिया में, वो जब यहाँ पे डिक्लाइन हुआ और उसका जब विनाश हुआ विजयनगर एम्पायर का, तो जो गोवा का जो पोर्ट था उसका जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो after the decline of Vijayanagar Empire, it did not matter that whose possession the Goa is in, मतलब गोवा पर कौन रूल कर रहा है या गोवा किसके अंडर है, ये मैटर ही नहीं करता था आफ्टर दी डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्योंकि जो सारा जो पोर्चुगीज जो गोवा का जो इम्पोर्टेंस था वो था विजयनगर एम्पायर की वजह से, क्योंकि सारा व्यापार वहां से आता था। ठीक है, और बाकी के जो फैक्टर्स थे वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। विजयनगर एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो उसके साथ ही जो गोवा की इंपॉर्टेंस थी वो भी खत्म हो गई। तो अब ये मैटर नहीं करता था कि पोर्चुगीज लोगों के पास गोवा है या किसी और के पास है, क्योंकि उसकी खुद की इंपॉर्टेंस यहाँ पे खत्म हो गई। The spice trade come to the spice trade come under the control of Dutch, and Goa was superseded by the Brazil as the economic center and overseas empire of Portugal. In 1683, after two naval assaults, Marathas invaded Goa. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोर्चुगीज लोगों का जो इंटरेस्ट था वो अब इंडिया से हटकर ब्राजील में बढ़ गया। उसके साथ ही जो मराठास थे वो उनको यहाँ पे एक टफ कंपटीशन दे रहे थे, उनको विरोध कर रहे थे। तो 1683 में यहाँ पे आफ्टर टू नेवल असॉल्ट्स, दो यहाँ पे अटैक्स किए गए समुद्र के रास्ते से मराठास ने, और एट द एंड मराठास ने गोवा को इन्वेड किया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है बेसिकली, दीज आर द रीजंस दैट्स व्हाई that were important in the decline of Portuguese. I hope you understand all these points. ठीक है, why Portuguese empire declined in India. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सवाल जरूर पूछूंगा कि जो पोर्चुगीज थे उनका जो एम्पायर था इंडिया में वो डिक्लाइन होने में क्या रीजंस थे। ठीक है, ओके। So do you have any doubt? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave this lecture. Goodbye, everybody. Do you have any doubt? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave this lecture. Good night. Please leave this lecture if you don't have any doubt. Okay, thank you. Goodbye. Good night. Please leave this lecture.